हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th में जितने भी फार्मूले हैं उन सभी को नोट करेंगे, उनको याद करेंगे भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, फार्मूलों के बिना भाई सम नहीं होंगे आपके। तो प्लीज़ फार्मूले ज़रूर याद करना, इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। शुरू करते हैं भाई, पहले करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1। वैसे तो चैप्टर 1 में कोई खास फार्मूले नहीं है, बट कुछ डेफिनेशंस हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है भाई इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्या जिनकी यूनिट डिजिट नंबर हैविंग यूनिट डिजिट कौन सी भाई, 2, 4, 6, 8, 0। ऐसी संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। नंबर सेकंड है ओड नंबर। नंबर हैविंग यूनिट डिजिट कौन सी भाई, 1, 3, 5, 7, 9। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, हमारे क्या कहलाएंगे, ओड नंबर। नंबर 3 करते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। भाई ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल इसके जरूरी है भाई, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर लिखो, प्राइम नंबर 2 is only number which is both even and prime। तो 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और सबसे छोटी प्राइम संख्या जो होगी वो हमारी 2 होगी। नंबर 4 करते हैं भाई हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, numbers having more than 2 factors। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वो हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15। क्लियर है। और 4 क्या है, 4 है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर है, याद रखना है भाई इसको। नंबर 5 पे करते हैं हम को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अब ऐसी 2 संख्याएं, 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। नंबर्स having only 1 as common factor। ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, 1। ठीक है, जैसे भाई 2 और 3 है, ये प्राइम भी है और ये को प्राइम भी है। अगर 2 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 1 होता है, 3 के 3 इंटू 1, तो कॉमन फैक्टर कितना है, 1 ही है भाई। हम कर लेते हैं 8 और 15 की बात करते हैं, तो ये भी हमारे को प्राइम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ट्विन को प्राइम भाई, ट्विन को प्राइम नंबर्स। अब ट्विन को प्राइम की बात करोगे ना, तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई, वे नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, वे प्राइम नंबर भाई, सॉरी प्राइम नंबर, दोज प्राइम नंबर्स वुड
डिफरेंस इज 2, जिनके बीच में गैप, जैसे भाई 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है, जैसे 3 और 5 का गैप करेंगे कितने का, 2 का है। भाई 5 और 7 की बात करेंगे तो 2 का गैप है। ठीक है, अब आप बात कर सकते हो 11 और 13 है, ये हमारे कैसे कहलाएंगे भाई, ट्विन को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे करते हैं इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स में भाई माइनस के प्लस के सभी संख्याएं आ जाएंगी, -5, -4, -3, इधर भी चलेंगे कितने भी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 के ऊपर। 8वां नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, number which can be written in P by Q form, where P and Q are co-prime integer। भाई co-prime integers। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना है। को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं हम। नंबर 9 के ऊपर चलेंगे तो भाई इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, तो जैसे इसमें पता चला कि भाई जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो जो नहीं लिखे जा सकते वो कैसे होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और ये कैसे होते हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे √2, √3। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जब प्राइम नंबर्स रूट में आ जाते हैं तो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा वो। क्लियर है। ठीक है, नोट करो भाई। इसके आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है रियल नंबर। भाई रियल नंबर, भाई चैप्टर का नाम भी रियल नंबर से ही है। रियल नंबर कौन से होते हैं, सभी भाई यूनियन ऑफ क्या, रैशनल, इरेशनल नंबर्स। इसमें भाई आपके इवन भी आएंगे, इसमें ओड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सभी के सभी आ जाते हैं। वो हमारे कैसे कहलाएंगे, रियल नंबर्स। क्लियर है। अभी एक और चीज लिख लेते हैं भाई, यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में आया है उसमें। तो कोई भी संख्या जैसे a है वो हमारी ऐसे लिखी जाएगी भाई। ठीक है, ये कोई संख्या है, b से उसको डिवाइड करेंगे तो q क्वोशिएंट आ गया और r रिमाइंडर होगा। तो कोई भी संख्या हमारी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 12 है, अगर HCF हो किसी संख्या का और उसका LCM भी पता हो तो उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स भाई, वही जिनका HCF और LCM दे रखा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ वही संख्याएं। ठीक है, तो एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि HCF है ना, वो डिवाइड करेगा, ऑलवेज डिवाइड LCM। ठीक है, एक और बात करेंगे तो 14 नंबर पे एक और लिख सकते हैं कि HCF है ना, हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, LCM के। इक्वल तब हो सकता है जब दोनों संख्याएं सेम हो तब, अदरवाइज छोटा ही मिलेगा। तो भाई पहले चैप्टर में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कर ली हैं। यही चीजें हैं जो कि हमें
यूज में लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, चैप्टर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 भाई पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात करेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि कौन सी होती है, 15 नंबर पे पहुंच गए भाई। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, वोज इक्वेशन हैविंग डिग्री कितनी, 2, और डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर, बड़ी से बड़ी पावर। क्लियर है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, 16 नंबर। भाई सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और वो क्या होता है, अगर दो जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये उनका सम हो गया और माइनस बी बाई ए यहां से लेके चलना है भाई। ठीक है, 17 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये प्रोडक्ट होगी, दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो सी बाई ए के इक्वल होंगे और वो भी यहीं से लेके चलना है। ठीक है, कुछ अलग चीजें कर लेते हैं। नंबर 18 भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 19 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ें आप 8th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं भाई। 20th नंबर पे चलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, 21 के ऊपर बढ़ते हैं भाई अभी हम, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 22 a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। 9th क्लास में आए हैं भैया आपके। a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए भाई हमारे 2 चैप्टर्स से जो कि हमने यूज करने हैं। आगे करते हैं, अब 3rd चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। भाई चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी हो सकती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस होगी भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां से हमारे पास 3 रूल आएंगे भाई। क्या, देखो, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, पहली चीज, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं भाई ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 2 होता है यूनिक सॉल्यूशन। और लास्ट चीज आप याद करोगे, कंसिस्टेंट। ये क्या होते हैं भाई, कंसिस्टेंट भी होता है। दूसरा, ये 25 नंबर हो गया। 26 भाई a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के और इक्वल फिर से हो जाए c1 बाय c2 के, तो क्या कहोगे, हम इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और यहाँ पे होगा आपका
मैनी सॉल्यूशन, और ये भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे भाई 27 नंबर पे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अकेला ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई 28 नंबर, जिसमें हमारा आएगा एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि सिलेबस से कटा हुआ है बट फिर भी पता होना चाहिए भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमारा होता है कैसे, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो हम लिखेंगे x के नीचे कोफिशिएंट आ जाएंगे बाकी के, ये दोनों छोड़ दो भाई, b1 b2 c1 c2, फिर आ जाएगा y में y वाला छोड़ दो भाई बाकी के, अब यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 और फिर आप लिखो 1 और 1 के में ये पीछे वाला यहाँ पे आ जाएगा b1 b2। ठीक है, इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और यहाँ पे इस तरीके से आएगा भाई। तो हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स x बाय में आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय में आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? हम इसको फर्दर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाय में a1 b2 माइनस a2 b1 कोमा y इज इक्वल टू ये वाला c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, चैप्टर 3 के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं। चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको बताई थी, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है भाई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे भाई। क्या होता है फार्मूला, हमारा फार्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट में आ जाएगा डी बाय में आ गया 2a। ठीक है, वेयर 30th नंबर में लिखो वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d को नाम भी देंगे भाई। कई बार एग्जाम में डी बोलने की बजाय कह दिया डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ भाई। डिस्क्रिमिनेंट अगर आ गया तो हमें ये वाला डी निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहीं पे एक दो बातें और भी हैं, नेचर निकालना है भाई, नेचर ऑफ रूट्स। तो 31 नंबर डाल लेते हैं। अगर d की वैल्यू बड़ी आ जाए 0 से, मतलब प्लस में आंसर आ जाए, दैट मीन्स क्या होगा कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे भाई। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, 2 इक्वल हो जाएगा भाई रियल रूट्स। 33 नंबर किया, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट, मतलब अगर माइनस में आ जाए। हमें आगे सम करना ही नहीं है भाई, छोड़ देंगे, बस यहीं तक है हमारा काम, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे उसमें। क्लियर है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर चैप्टर 5।
चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। कोई भी एपी कैसे लिखी जाती है? एपी होती है हमारी हमेशा इस फॉर्म में भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ऐसे चलती रहेगी। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो ना कि A1, A2, A3, A4 ऐसे चलेगी भाई। तो यहाँ से क्लियरली आपको सब कुछ चीज़ें अब समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ एक टर्म आएगी जिसको नाम दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस। दैट इज इक्वल टू छोटा डी बनाना है भाई। देखो पहले हमने बड़ा डी बनाया था जिसका मतलब था डिस्क्रिमिनेंट, बट यहाँ पे छोटा डी बनाना है। दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। क्लियर है? सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, वो बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 पे, और वो फिर से बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के, बराबर हो A5 माइनस A4। जब ये कंडीशन होंगी ना भाई, तभी कोई टर्म हमारी एपी में कहलाएगी। क्लियर है? तो एपी में होने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है? अगर ये है तो हमारा क्या आ जाएगा, वो एपी में है टर्म। ठीक है? नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आएगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अब ये है क्या, दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है? हम इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के ऊपर। अब करेंगे एस एन का फार्मूला भाई। एस एन इज इक्वल टू, क्या होता है भाई एस एन का फार्मूला, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बाकी चीजें वही हैं, ये है सम ऑफ एन टर्म्स। बाकी n हमें नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, बाकी सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है? एक चीज और लिख सकते हो भाई यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। क्लियर है? तो ये याद रखना है, इस फार्मूले का हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी भाई बात? तो ये है इंपॉर्टेंट फार्मूले भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39, बट चैप्टर चेंज हो गया भाई। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ गए हैं भाई। ठीक है? तो चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास अब जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है, बीपीटी भाई। बीपीटी, बीपीटी बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है? ये सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमें मिल जाएगी। बीपीटी क्या कहलाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं भाई, इफ a line is drawn parallel, ये पैरेलल का निशान हो गया, to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in
सेम रेशियो। जैसे भाई मैं एक फोटो बना लेके दिखा देता हूँ इनको। ये हो गया एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ पे एक लाइन खींची जो कि पैरेलल है, DE कह दिया कि भाई DE इज पैरेलल टू BC, कट कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ADY में DB इज इक्वल टू AEY में EC, और यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। क्लियर होगी बात। BPT इसी को बोलेंगे भाई हम। आगे बढ़ते हैं, इसी का कन्वर्स भी होता है भाई, ठीक है। नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT का कन्वर्स क्या कहेगा, यही अगर मैं लूं तो क्या कहेगा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए triangle in same ratio या proportion, then this line is parallel to third side। सिमिलर, सेम टू सेम बात, ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल हो गया ABC, एक ये लाइन मैंने खींची, अगर D और E, इफ ADY में DB इज इक्वल टू AEY EC है, देन क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC, और ये होगा कन्वर्स ऑफ BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स इसी को बोला जाएगा। ओके है, ठीक है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं भाई सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानना है तो इनको हिंदी में बोलेंगे हम समरूप त्रिभुज। अब समरूप नाम से पता चल रहा है, समरूप जिनका रूप समान हो, मतलब हिंदी में लिखे इसको कि ऐसे त्रिभुज या ट्राइंगल जो एक जैसे दिखते हो भाई, ठीक है, विच लुक सिमिलर, बट उनका साइड अलग अलग हो सकता है, उनका आकार, परंतु उनका आकार भाई, साइज अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल्स जो बिल्कुल एक से दिखते हो बट उनका आकार अलग हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल्स हैविंग सिमिलर look but can be different in size, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज जिनका आकार सेम हो। अब देखो कैसे भाई, जैसे ये मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, दो दो और दो ये दे दिया। अब यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाया मैंने, ये हो गया 3 3 और 3। तो ये देखो, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये हमारे सिमिलर होंगे भाई। क्लियर ये। अब इनका आकार तो अलग अलग हो गया बट दिखने में ये सेम सेम दिख रहे हैं। तो ऐसी शेप जो दिखने में सेम हो, साइज बेशक अलग हो जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी, सिमिलर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल्स है भाई, रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। अब वो रूल कौन कौन से कहते हैं भाई, पहला रूल है SSS, ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल जिनकी साइड्स इक्वल रेशियो में हो, ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स या टू ट्राइंगल्स भाई
are proportional, then triangles are similar। ठीक है, अगर उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो हमारे क्या होंगे, सिमिलर। सेकेंड रूल क्या कहलाएगा भाई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड्स। अब यहाँ पे क्या है भाई, तीनों साइड्स थी, ठीक है, ऑल साइड्स कर सकते हो भाई। इफ यहाँ पे हमारी दो साइड है भाई, ठीक है, मतलब एक पेयर कह सकते हो, वन पेयर of sides are proportional, and one for corresponding angle is equal। ठीक है, दो ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स का एक पेयर, ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, एक प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल इक्वल हो, तो हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। थर्ड नंबर पे है एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल में अब यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal to another corresponding angles of another triangle, तो भी क्या होंगे, वो सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर होगी। तो भाई ये सिमिलरिटी का हमारा यहाँ पे टॉपिक है। अभी यहीं पे आगे और बढ़ जाते हैं। ये 42, 43, 44, 45 नंबर पे एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं जिसको नाम दिया जाएगा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो सर्वांगसम त्रिभुज। अब सर्वांगसम नाम से पता चला, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, जिसके सभी अंग समान हो, वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। क्लियर होगी बात। तो जिसके सभी ट्राइंगल्स हैविंग सेम लुक, सिमिलर लुक एज वेल एज साइज, जिसका लुक भी साइज भी सब सेम हो। भाई बोले तो बना लेते हैं, एक फोटो बना के देखते हैं कि ये हो गया और ये हो गया, ये दो 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 है तो ये भी सेम होना चाहिए। क्लियर है। एक और बनाया, ये दो है, ये एक है, ये तीन है, तो ये भी ऐसा ही हो, 2 1 3 ऐसे ही हो, तो ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। अब सिमिलरिटी के लिए हमें एक साइन रह गया भाई, साइन और लिख लेते हैं। ये साइन होता है भाई, ठीक है। जब ये साइन मिल गया तो हम उनको बोलेंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन होता है दो इक्वल के निशान और उसके ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी दो एक्सरसाइज से रिलेटेड काम जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई काम करके देखते हैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये है x2 और y2। तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी निकालना है।
तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी फार्मूले को नाम दिया जाएगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम दिया जाएगा इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर होगी बात। तो ये हमारी डिस्टेंस निकालने के लिए। 47 नंबर पे चलते हैं भाई। एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 और y2। एक यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करवा रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ये निकालना है P x y दैट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। और ये हमारा क्या, x y, ये x इसके बराबर आएगा और y इसके बराबर आएगा, और इसको हम बोलेंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो सेक्शन फॉर्मूला पता चल गया क्या होता है, ये है भाई। नेक्स्ट यहीं पे एक और चीज आ जाए जिसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या कह रहा है भाई, मिड पॉइंट फार्मूला करेगा कि x1 प्लस x2 बाय में 2 और y1 प्लस y2 बाय में 2, और ये किसके, x y के बराबर आएगा भाई। ठीक है, सेम बात है भाई, इक्वल रेशियो होना चाहिए, मेन बात ये है। अगर इक्वल रेशियो होगा तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट वो हमारा 0 होगा। y कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x एक्सिस के ऊपर y 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्टियथ नंबर, कोलिनियर लाइंस भाई। कैसे समझेंगे इसको, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है A और B, यहाँ पे कोई पॉइंट C हो गया, मींस AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि ये लाइंस कोलिनियर हैं। देखो ये एक लाइन है AC, BC लाइन भी है, AB के इक्वल इनका जोड़ आना चाहिए, तो ये कोलिनियर लाइन होती हैं। लाइन विच lies on same straight line। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे भाई। अब आपके क्लियर होगी बात। तो ये यहां तक का था भाई अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 के ऊपर। अभी बेटा यहाँ पे कुछ काम की चीजें और बता देता हूं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब क्या बताना है, देखो यहां पे जो बताना चाहता हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पूछा 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में आए, 3 और 4 दोनों प्लस के हैं तो इस क्वाड्रेंट में, -3 और -4 ये यहाँ पे आगे भाई। क्लियर है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स कौन से हैं और कौन सी वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ओके, 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अभी इसी चैप्टर में कुछ चीजें और आएंगी भाई, जैसे क्या, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है,
ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इक्वल साइड्स, ठीक है, पहली बात। नंबर सेकंड बात क्या कर सकते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर 3 क्या कहोगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। भाई ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, चैनल पे जाके पीछे वीडियो देखोगे, शेप्स के बारे में मिलेगी, क्वाड्रिलेटरल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो वहां आपको पता चल जाएगा। पर फिलहाल के लिए जो करना है वो हम यही करेंगे कि सभी साइड्स जिसकी इक्वल हो वो हमारा स्क्वायर हो सकता है। डायगोनल्स भी अगर इक्वल हो गए ना तो वो कंफर्म स्क्वायर है, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। 53 नंबर पे बात करेंगे तो हम करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। वो चीजें और भी हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, और डायगोनल्स दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होती है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है भाई, ठीक है। डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 54 पे बढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम भाई, यहां पे करोगे अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मेन बात यही है भाई। अभी आपको किसी सम में आ गया कि बताओ कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में पंगा हो जाएगा भाई कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। फिर हम देखेंगे कि क्या इनके डायगोनल्स भी इक्वल है, अगर इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, नहीं आए तो हमारे पैरेललोग्राम, ठीक है। 55, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं भाई, हर एक स्क्वायर, रेक्टेंगल और लास्ट वाला जो अभी हम करेंगे रोम्बस, ठीक है, ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये पैरेललोग्राम होते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। रोम्बस ऑल साइड इक्वल, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्लियर है। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। एक और चीज लिखोगे तो हम कर लेते हैं, एक और वो रह गया स्केलन क्वाड्रिलेटरल, सभी नोट ऑल साइड नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स नॉट इक्वल, ऐसी शेप जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल ना हो या अपोजिट साइड्स भी इक्वल ना हो तो वो स्केलन क्वाड्रिलेटरल होता है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा वो आपका, ठीक है। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं भाई चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसी में चैप्टर 9 भी ले लेते हैं भाई, चैप्टर 9 यहीं से रिलेटेड हो जाएगा सारा का सारा। तो करते हैं भाई इसी चीज को सोल्व। तो सबसे पहले भाई ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये एक ट्राइंगल हो गया। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, या हाइट भी कह सकते हो, या एल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा बेस। क्लियर हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात। दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
क्लियर है। एक और बात बता दूं भाई यहाँ पे जरूरी कि h है ना बड़ा होगा p से, h बड़ा होगा b से। इट मीन्स हाइपोटेनस इज longest, the longest side। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी एक ट्राइंगल की, ऑफ ट्राइंगल। क्लियर होगी बात, ध्यान रखियो, ये बहुत मिस्टेक करवा देती है भाई। आगे बढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के ऊपर। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा और कोट थीटा। अब आपको याद रखना है भाई, ये होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, H बाई बी और B बाई P। ऐसे याद ना रहे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फोर पंडित, B फोर बद्री, P फोर प्रसाद, H फोर हर हर बोले। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। याद रखोगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। भाई सीक्वेंस में इसी में लिखा होना चाहिए, मेन बात है सीक्वेंस की, और यही चाहिए हमें, हर हाल में इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पे। भाई यहाँ पे अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का आएगा जो एक टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल दे रखा है साइन ए, कोस ए, ठीक है, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोट ए। क्लियर है। और यहाँ पे एंगल दे दिया 0, 30, 45, 60 और 90। कैसे करना है भाई, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड करवा देना है सबको, और फिर इसका कर देना है स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो ये तो आ गया आपका 0, सिंपल सा। तो यहाँ पे 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कट रहा है 1, 2, मतलब 1 बाय रूट 2। ये नहीं कट रहा तो 3 का रूट 3, 4 का 2, ये कट गया 1, तो रूट में आ गया 1। क्लियर। अब कोस के लिए ये पीछे से लिखो भाई, ये 1 आ गया, ये इधर आ गया रूट 3 बाई 2, ये आ गया 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2 और ये हो गया 0। टेन के लिए क्या लिखोगे, साइन बाई कोस होता है, टेन क्या होता है, साइन ए बाई कोस ए। तो 0 बाई 1 0, ये करेंगे तो आ जाएगा रूट 3, बट 1 बाय में ये करोगे तो 1, ये हो गया रूट 3 और ये हो गया इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, कोई भी चीज़ लिखो। अब करेंगे कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, 4 बाय 0 इनफाइनाइट बाई, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2, ये रूट 2, ये 2 बाय रूट 3 और 1 का उल्टा तो 1 ही बनता है। सीकेंट यहाँ पीछे से इधर से तो 1, 2 बाय रूट 3, रूट 2, 2 और इनफाइनाइट। कोट 10 का पीछे से कर दो भाई, इनफाइनाइट, रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3 और क्या आ गया 0। तो ये हमारी टेबल है भाई, जो कि याद करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं भाई, साइन ए, साइन ए होता है 1 बाय कोसिकेंट ए, याद रखना है। इसी तरीके से कोसिकेंट ए होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। क्लियर हो गया। ठीक है, 62 नंबर, कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय
सीकेंट ए, और सीकेंट ए होता है वो 1 बाय कोस ए के बराबर होता है। 63 नंबर, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए, या एक और भी होता है भाई साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे कोट ए दैट इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए दैट इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए। 64 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो अब हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो कि अभी हमने करनी है। वो क्या क्या है भाई? पहली चीज़ साइन 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कोस ए होता है। याद रखोगे भाई, ये कटा हुआ है, ठीक है, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, ये कटी हुई चीज़ें हैं। इसी तरीके से कोस 90 माइनस ए वो हमारा साइन ए होता है। अभी ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 65 नंबर, टेन 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कोट ए, और कोट 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है। 66 नंबर, ये भी कटा हुआ है, ये है और ये भी हमारा कटा हुआ होगा। कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, और सीकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया, और यहीं पे अगर हमें निकालनी पड़ेगी कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाके -1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 70 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वो भी हमारा 1 के इक्वल होता है। अगर वैल्यू निकालनी है भाई सीकेंट स्क्वायर ए की, सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये यहाँ पे माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया टेन स्क्वायर ए। 72 नंबर, अगर हमें निकालना है टेन स्क्वायर ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। 73 नंबर, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 74 नंबर पे कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर यहीं पे हमें निकालनी पड़ जाए वैल्यू 75 में कि कोट स्क्वायर ए की, तो ये इधर जाएगा, ये इधर, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का जो इम्पोर्टेंट काम था वो कंप्लीट हो चुका है भाई। 8-9 चैप्टर के कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, जो कि 10th चैप्टर है सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। भाई ये हो गया हमारा एक सर्कल, और अगर मैं बात करूं ये क्या है? हमारी रेडियस, ठीक है। सर्कल और ये हमारी रेडियस होगी। अगर यहीं पे ये कहा जाए ये पूरी क्या है? ये हमारा डायमीटर। क्लियर है? तो यहां एक रिलेशन याद रखोगे कि डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय में 2, ये होता है। नेक्स्ट 77 नंबर की ओर चलेंगे। तो ये एक सर्कल है और इसको एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए एक लाइन खींची गई यहां पे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? हमारी ये होगी टेंजेंट। क्या होगी? टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है? 78 नंबर के ऊपर गए तो ये एक सर्कल है और एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए निकल गई, तो वो क्या कहलाएगी? सीकेंट। ये करेगी टचेस सर्कल ऑन एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये इंटरसेक्ट सर्कल, ठीक है, और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। कितने पे? एक ये हो गया,
एक ये हो गया 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। ओके जी, अब एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि अब देखो यहाँ पे भी टच करते हुए ये आर पार निकल गई भाई, ठीक है, ये आर पार निकल गई, ये नहीं निकली, इसको हम बोल लेंगे कोड, ठीक है। और एक और बहुत काम की चीज लिखे हैं इंपॉर्टेंट, कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं 81 पॉइंट के ऊपर। भाई एक सर्कल बनाया मैंने, ये एक टेंजेंट खींच दी, ये रेडियस है, ये हमारा क्या होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रखोगे इसको भाई, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसके? रेडियस के। या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जाएगी तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के। 82 नंबर के ऊपर गए, तो अब याद रखो ए टेंजेंट a circle can have infinite many tangents। कैसे? एक सर्कल खींचा, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी टेंजेंट्स जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं भाई, ठीक है। 83 नंबर पे गया। अगर मैं बात करूं, ये अ सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल, ये पैरेलल का निशान, टेंजेंट्स, ठीक है। एक सर्कल की सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं भाई, 2 से ज्यादा तो होंगी नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। 84 नंबर के ऊपर पहुंचते हैं। तो अब ये एक सर्कल है और ये एक बाहर कोई पॉइंट है, यहां से मैंने टेंजेंट खींची, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, ये B हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ओनली 2 tangents can be drawn to a circle, ठीक है। विच आर, बहुत काम की बात, विच आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है भाई, ये बराबर होगी आपस में, मतलब AP इज इक्वल टू BP, ये सेम होंगी भाई, इनकी लेंथ बराबर होगी, क्लियर है। तो ये याद रखनी है भाई। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर। अब इस पे भी ध्यान दो, ये भी एक काम की चीज आ गई। एक सर्कल बनाया भाई मैंने, ठीक है, और ये इसके अंदर एक और सर्कल आ गया भाई, ये सर्कल कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कौन से होते हैं? ये दोनों कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करेंगे। इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, अब मैं यहां से एक कोड खींच देता हूं। अब ये जो कोड है, द कोड ऑफ लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोले तो अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी, इसको सी, और ये अगर आप ओ लेके चलोगे तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। क्लियर है ना? तो याद रखना है भाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बड़े सर्कल की कोड छोटे सर्कल को जो टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे भी 90 का ही एंगल बनेगा भाई। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का। आगे भी करना है अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पता है ये, बट अगर एक ट्राइंगल दिया ऐसा ही, ठीक है, और ये ए बी और सी तीन साइड दे रखी है भाई, इस टाइप के ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का एक और होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बाय हीरोन फार्मूला। वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। क्लियर है? ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2, या एस को हम सेमी पेरीमीटर भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये यहाँ पे हमारा सर्कल से जितना भी करना था हमने कर लिया है भाई। नेक्स्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। भाई 87 नंबर फार्मूला के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एरिया ऑफ सर्कल भाई क्या होता है, पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 88 नंबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। याद रखोगे, बहुत काम की चीजें हैं भाई ये। ठीक है, नंबर 89 के ऊपर बढ़ेंगे तो अभी यहाँ पे हम करेंगे मेजर सेक्टर के बारे में बात। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसकी रेडियस। क्लियर होगी भाई बात? तो रेडियस ये आ गई, तो ये जो इलाका है, ये वाला पूरा इलाका, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर। और ये होता है मेजर सेक्टर। क्या होता है? मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। 90 नंबर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो, अगर इस सर्कल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ऊपर का बच गया ना, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया। 91 नंबर पे बढ़ेंगे, एक और फोटो बना देते हैं। ये क्या है हमारा, ये वापस सर्कल हो गया और ये हो गया। अब यहां से मैं कोई कोड खींच देता हूं, ये जो कोड खींची ना, अब ये जो इलाका बचा हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो ये ऊपर का पूरा बच गया ना भाई, ये वाला पूरा, ठीक है, ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। 92 नंबर करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, 93। अब एक और फोटो बना दिया भाई हमने। ठीक है,
और ये वहीं रेडियस होगी ऐसे। तो अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ भाई, ये वाला, ये क्या है हमारी, मैं इसको अगर डार्क करूँगा तो ये है आर्क। तो हमें यहाँ पे करना है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाय 360। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। 94 नंबर। भाई यहाँ पे एक और चीज़ जो कि हमें 8th चैप्टर से लेके चलनी है, जो कि कटा हुआ भी है बट फिर भी याद रखो, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। याद रखना है भाई, ये चीज़ें बहुत बार दिक्कत कर देती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। 95 नंबर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय में 2। 96, एरिया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर। क्लियर हो गया? तो एरिया और पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। 97 नंबर के ऊपर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के बारे में और कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय में 4। ठीक है। 98 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू, भाई डायमीटर होता है 2r और पेरीमीटर होता है 2 पाई r। r से 2 से ये कट गया, मतलब 1:पाई। भाई यह चीज़ बहुत बार पूछी गई है, कई बार पेपर्स में आ जाती है और हम रह जाते हैं कि पता नहीं कैसे करना है। तो इसको ध्यान से करोगे, नोट करो। तो चैप्टर नंबर 12 बढ़ते हैं भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे कुछ शेप्स आएंगी जिनके एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली शेप बना लेते हैं। ये एक शेप बना ली भाई हमने, ठीक है, जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ सेम है। तो ये शेप क्या कहलाएगी हमारी, क्यूब। ठीक है। क्यूब क्या होता है, लेंथ L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों के तीनों सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 99 नंबर है कि सबसे पहले TSA बोले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6L की पावर 2। ठीक है। 100 नंबर है CSA ऑफ क्यूब 4L स्क्वेयर। 101 वॉल्यूम ऑफ क्यूब L की पावर 3, कोई भी। ठीक है। ओके। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर, जिसको हम बनाएंगे ऐसे। L, B और H अलग अलग आ गया भाई। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू TSA 102 TSA of cuboid, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 103 CSA of cuboid, 2 ब्रैकेट BH प्लस HL, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू में H L प्लस B, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। 104 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H। क्लियर होगी बात? ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी ये हो गया, ये R फॉर रेडियस, ये H हाइट होगी। ठीक है। तो ये है हमारा सिलेंडर 105। तो भाई TSA ऑफ सिलेंडर
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया। या इसको लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, सेम ही बात है भाई। 106 है इसका सी एस से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 107 भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या आ जाएगी भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं एक और शेप के ऊपर। ये क्या, ये दिखने में सर्कल लग रहा है ना, बट थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं भाई। हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, जैसे बॉल नहीं होती है वैसा। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये इसकी आर रेडियस होगी और इस शेप को नाम दिया जाएगा स्फीयर। तो इसमें क्या होगा 108। हाँ, यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया लिखोगे भाई, टी एस से सी एस से कंप्लीट एक ही बात होती है। सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे देखो, अगली शेप है ये वाली, और ये इसकी रेडियस है, चाहे किसी भी तरफ करो सेम रहेगी। इसको बोलेंगे हेमीस्फीयर, ठीक है। तो इसका टी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, एच एस लिख रहा हूं भाई इसको मैं, 3 पाई आर स्क्वायर। सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ओके। अब आगे एक और शेप रह जाती है जिसको नाम दिया जाएगा कोन, ठीक है। तो कोन के ऊपर और चलते हैं भाई। तो ये हमारा कोन है, उल्टा करके ही बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी, और ये एल है। एल बोले तो स्लैंट हाइट, हिंदी में कहते हैं इसको त्रियक ऊंचाई। और ये है हमारी शेप किसकी, कोन की। तो इसका टी एस से भाई, ठीक है, टी एस से 112 टी एस से क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको कह सकते हो पाई आर इंटू आर प्लस एल, एक ही बात है, ठीक है। 113 सी एस से पाई आर एल, वेयर ये 114 में ही लो, एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। 115 वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट करो, भाई कई बार यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि टी एस से कहाँ निकालना है, सी एस से कहाँ निकालना है। वैसे तो जब सम को देखोगे ना समझ में आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉलिड लिखा हो, ठीक है, या फिर क्लोज्ड हो, तो वो क्या होता है अपना टी एस से निकालने की जगह होती है भाई, ज़्यादातर जगह पे, ठीक है। अगर आपका कहीं पे ओपन दे रखा हो, होलो हो, तो वहाँ पे कन्फर्म सी एस से निकलेगा, क्लियर है। बट फिर भी कुछ एक जगह पे ये चेंज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आएगी, वो क्या है, मीन, ठीक है। अब मीन क्या है, मीन निकालने के सबसे मेन बात है भाई, अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी बाय में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मीन को ऐसे लिखेंगे ऊपर निशान लगा के, एक्स बार, ओके है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 117 क्लास मार्क
क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है भाई? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। एक्सरसाइज करोगे तब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल जाएगी, वहां से हो जाएगा। अब 118 के ऊपर भाई मीन निकालने के लिए फार्मूले होते हैं। ये तो है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय में 5 ऐसे। बट अगर कंप्लीट क्लास इंटरवल भी दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब क्या करेंगे? तब हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दैट इज इक्वल टू, ये निशान है भाई सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। क्लियर है? नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड। दैट इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। भाई जिसको नहीं आता है प्लीज जाके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के ऊपर पहुंचो, वीडियो अपलोड कर रखी है और उसको वहां से अच्छे से समझो। इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मूले लिख रहे हैं भाई। स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui आएगा बाय सिग्मा fi इंटू h, और ये जो h है ना वो क्या है? क्लास साइज है भाई। ठीक है, ये होता है। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए भाई यहां से, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है? मीन निकाला है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जिसके ऊपर हम बढ़ते हैं, तो वहां पे हमने निकालना है मोड। और मोड निकालने के लिए फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर होगी बात? ठीक है, अभी इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 1 2 2। अब ये तो फार्मूला है और जहां पे क्लास इंटरवल वगैरह दे रखा है तब लगेगा, बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो कैसे निकालेंगे? मोड निकालना हो अगर फ्रीक्वेंसी, इफ ओनली फ्रीक्वेंसी गिवन, तो क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखें भाई, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। वही हमारा क्या होगा? मोड होगा, चाहे वो 2 चीजें मिल जाए भाई। एग्जांपल लेके चलोगे, जैसे हम कर रहे हैं 2 5 6 5 4 5 2 5 8 ऐसे दे दिया। अब इसका मोड क्या होगा? देखो 5 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मोड क्या है? मोड वो आ जाएगा आपका 5। क्लियर होगी? तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। 123 मीडियन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? अब मीडियन है जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सब मिलेगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में आ गया H। क्लियर है? ये फार्मूला हो गया मीडियन का। बट इफ फ्रीक्वेंसी गिवन, तो हमारा एक मेन काम हो जाता है इफ n फ्रीक्वेंसी n इज ओड। अगर n की वैल्यू ओड हो तब हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे कैसे? n प्लस 1/2h टर्म। ठीक है, ये करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज frequency in ascending order, बढ़ते क्रम में लिखना है भाई पहले, बिना उसके बात नहीं बनेगी। फिर हम ये कर देंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 125 के ऊपर। इफ n इज
इवन। अगर n की वैल्यू इवन है तब क्या करोगे भाई? अगर n इवन है तो हम क्या करेंगे कि n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म बाय में क्या आ जाएगा? 2। ये आ जाएगा आपका क्या? मीडियन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं 126 के ऊपर। यहाँ पे भी एक बहुत काम की चीज है, वो क्या होगी कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स में आ जाएगा मीन प्लस मोड। यहां से भी एक सम बन सकता है भाई तुम्हारा। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर के भी कंप्लीट हो गया यार। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं भाई, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी आखिरी चैप्टर है, इसके फार्मूले और कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ एन इवेंट that is equal to number of favorable outcome of event by में total number of outcome। ठीक है, फेवरेबल आउटकम भाई इवेंट की कितनी फेवर में है वो बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट श्योर इवेंट। ठीक है, जो कंफर्म होनी है इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली, वो हमारी श्योर इवेंट होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट वो 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, जो नहीं होनी भाई, कंफर्म नहीं होनी है, वो हमारी इम्पॉसिबल। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो होती है हमारी 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी भाई। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 130। प्रोबेबिलिटी कैन not be more than 1 or less than 0। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से ज़्यादा कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 0 उसकी प्रोबेबिलिटी और 1 मैक्सिमम, ये रेंज रहेगी भाई आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है भाई? 1। जितनी भी ऑफ इवेंट, किसी भी एक इवेंट है, ऑफ एनी इवेंट, वो हमारी 1 होती है। ठीक है, अगर एक इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है जी, अभी आगे बढ़ लेते हैं भाई कॉइन के ऊपर। कॉइन, ठीक है, एक कॉइन में सिर्फ 2 केस होते हैं। इफ टॉस्ड वंस, एक बार उछाला तो 2 केस आएंगे, एक हेड और एक टेल। ठीक है, तो कितने केस आगे भाई? टोटल आउटकम कितनी होगी? 2 आउटकम। ठीक है, आगे 133। इफ टॉस्ड
ट्वाइस, तो कितनी हो जाएंगी? देखो ये आउटकम होगी हेड 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 टेल 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 और टेल हेड, तो कितनी आ गई भाई? 4 आउटकम। नेक्स्ट है इफ टोस्ड थ्राइस, 3 बार उछाला तो कितनी होंगी भाई? हेड 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 टेल हेड टेल हेड या हेड टेल टेल। और दूसरा भी बन सकता है कि टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल हेड हेड, तो 8 आउटकम होगी भाई। ठीक है, तो कितनी आउटकम होगी इसकी? 8 आउटकम होगी। अब यहां से देखो, अगर एक बार उछाड़ा तो 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 1 कहें। अगर 2 बार उछाड़ा, ट्वाइस है, तो 2 की पावर 2 आ गया। 3 बार उछाड़ा तो 8 आई, 2 की पावर 3, कितना आ गया? 8, 2 4 और ये 2। ठीक है, इफ, तो फार्मूला याद रखना है, इफ टोस्ड n टाइम्स। अब n टाइम कितना भी हो सकता है, तो हम करेंगे 2 की पावर n। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, बहुत काम की चीज है ये, कितनी भी बार उछाल सकते हैं उसको। अब पहुंचते हैं कार्ड्स के ऊपर भाई। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं भाई? 52। अब इस 52 के अंदर हमारे पास, यहीं पे कर लेते हैं भाई, 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं? रेड। ठीक है, 26 ब्लैक 26 रेड, और इन 26 ब्लैक में क्या होंगे भाई? 26 ब्लैक में भी हमारे 2 अलग अलग होते हैं। 13 तो स्पेड होते हैं और 13 क्या होते हैं? क्लब। यहां पे भी ऐसी ही बात है भाई, यहां पे 13 तो होंगे डायमंड और 13 क्या होंगे? हार्ट। क्लियर है? इन चीजों को याद रखोगे। अब इक्का दुग्गी तिग्गी ये सारी चीजें होती हैं, पर मेन चीजें हैं उनके ऊपर बढ़ते हैं भाई। किंग, किंग हमारे पास 4 है, क्वीन भी हमारे पास 4 है, जैक भी हमारे पास 4 है, जिसमें 2 तो रेड होंगे और 2 ब्लैक। 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक होंगे। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलेंगे? फेस कार्ड्स। क्लियर होगी बात? एक और चीज पहले स्कोर कर लेते हैं। टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई? 12। रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड वो भी हमारे 6, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखें कि भाई एस, एस भी हमारे 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड 2 ब्लैक। ये अलग है भाई, बट मेन ये है फेस कार्ड के ऊपर की बात। क्लियर होगी? इस चीज़ को नोट करके रखो भाई, बहुत बार ये दिक्कत कर लेती है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं 137 डाइस। इफ टोटल आउटकम, इफ टोस्ड वंस, दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? अगर एक बार उसको टोस्ट किया गया तो कितनी आउटकम होगी भाई? 6। इफ टोस्ट ट्वाइस तो 36, थ्राइस तो हो जाएंगी 216। तो इफ टोस्ड n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 6 की पावर n। तो 6 की पावर n कितना हो जाएगा भाई? यहीं आपको रखना है। एक बार है तो 6 की 1, 6 की 2, 6 की 3 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई, नोट करो इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं भाई 138वें पे। अब ये फार्मूले आपकी बुक से नहीं है भाई, आपकी बुक्स में नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो क्या? a की पावर m इंटू a की पावर n
ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड करनी है भाई, ठीक है। 139 ए की पावर m डिवाइड में आ गया ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। 140 अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर बेस अलग अलग पावर सेम हो तो a इंटू बी सारे की पावर m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 141 a की पावर m डिवाइड में करवा दिया b की पावर m से, तो a बाय b सारे की पावर m हो जाएगा। 142 a की पावर m और उसकी भी पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। क्लियर है? तो याद रखो ये ब्रैकेट बना रखी है भाई मैंने, ठीक है। और ये इक्वल नहीं है, a की पावर m और उसकी पावर n इज नॉट इक्वल टू a की पावर m की पावर n। ये याद रखना है, ये इक्वल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई ये, ठीक है। 143 अगर हम कहें कि a की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। 144 कि a की पावर माइनस m है दैट इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर m। 145 a की पावर 1 बाय में माइनस m है तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। 146 है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन से भाई, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एम एन, एक पॉइंट के ऊपर ये कट करने लग रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, ये एक लाइन है भाई ए बी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगर इसी के ऊपर से एक और लाइन चली गई सी और डी, तो ये लाइन हमारी क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है। पैरेलल लाइन, जो कभी नहीं मिले, ठीक है, तो वो पैरेलल होती हैं। ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो ये लाइंस कैसी है हमारी? पैरेलल। एल और एम है तो एल इज पैरेलल टू एम हो जाएगा, ठीक है। जो कभी भी नहीं मिलती हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। एपी में एक चीज रहेगी भाई, एस एन, ए प्लस एल और बाहर आ जाएगा एन बाय टू, और एन बाय टू ए प्लस ए एन, ठीक है। एल लास्ट टर्म है, ये भी लास्ट टर्म, एक ही बात है, कोई सी भी इसमें हमारी यूज की जा सकती है। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं भाई, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। याद रखना है एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई को ऑर्डिनेट बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट वाई। जैसे ये है हमारा 3 और 4 पॉइंट आ गया यहाँ पे कोई, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, तो ये आपका क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला परपेंडिकुलर वाई से, और 4 है यो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स से, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड,
और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है। एक और बात अगर हम लिखना चाहेंगे, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल साइड्स मेक्स इक्वल एंगल्स विद थर्ड साइड। ठीक है, इक्वल साइड तीसरी साइड के साथ हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी। तो भाई यहाँ पे हमारे जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे हमने कर लिए। कोई एक आधा छूट गया हो तो प्लीज़ एक बार बुक्स को दोबारा से पढ़ लेना। इन फार्मूलों को अच्छे से मेमोराइज करो भाई, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।